नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का डमरू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के 1000 प्रश्नों का संग्रह। इसमें ये भाग 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से और 200 तक देखेंगे। 50 प्रश्न पूरे, साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, इसलिए आप अपने कॉपी पेन को लेके बैठें और उनको नोट करते रहें। वीडियो में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल हैं, जैसे पॉलिटी, स्टैटिक जीके, आप उनको यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने पुराने 3 भाग नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यमवर्तीय परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अग्नि। अग्नि मध्यमवर्तीय परास प्रक्षेपास्त्र है जो कि परमाणु क्षमता योग्य है। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अग्नि को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने, और साथ में भारत डायनेमिक्स और DRDO ने इसे विकसित किया है। DRDO का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार बोल देता हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इतने फैक्ट आपको DRDO के बारे में याद रखने हैं। DRDO का मोटो कई बार पूछा जाता है, तो DRDO का मोटो आप लिख लीजिए, वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झांझ बनती है? तो उन्हें कहा जाता है आइसोब्रोट्स लाइन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान के घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, तो तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घट जाता है। तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घट जाता है, और तापमान बढ़ने से किसी वस्तु का प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पडीन ने किया है। लियोनार्डो दा विंसी ने एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है मोनालिसा। चलिए, और जोसेफ अस्पडीन ने सन 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन के कारण परमाणु बम में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबल को नोबल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि किसको 2020 के नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों के अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? तो वो दो तत्व हैं बोरान और कैडमियम। बोरान और कैडमियम। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो आर्सेनिक। आर्सेनिक धातु है जो पानी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो हमें न्यूट्रॉनों की ज़रूरत होती है। यूरेनियम के विखंडन को रखने के लिए हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई नाइट्रोटालुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोटालुइन, इसको TNT कहा जाता है। TNT। क्वेश्चन में बहुत बार TNT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें, ट्राई नाइट्रोटालुइन। और कई बार ये पूछा जाता है कि TNT क्या है? तो TNT एक विस्फोटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो संलयन अभिक्रियाएं। सौर ऊर्जा में किससे मिलती है? संलयन अभिक्रिया से। सूरज में दो हीलियम मिलके एक हाइड्रोजन बनाते हैं। दो हीलियम मिलके एक हाइड्रोजन बनाते हैं और इसी तरह सूर्य की ऊर्जा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऐसे उद्योगों को सनलाइट उद्योग कहा जाता है। सनलाइट उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग के साथ क्या बनाता है? तो जलवायवीय कारक। इन सभी को मिला के जलवायवीय कारक बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी। सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी। कॉपरनिकस यहाँ ऑप्शन में है, तो इनकी बात कर लेते हैं। कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिज्म की बात की थी। हीलियोसेंट्रिज्म की बात की थी। हीलियोसेंट्रिज्म क्या था कि सूर्य जो है इस गैलेक्सी का केंद्र है, ना कि पृथ्वी। कॉपरनिकस से पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी ही केंद्र है इस गैलेक्सी का, इस ब्रह्मांड का। पर बाद में कॉपरनिकस ने आके हीलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी दी और ये समझाया कि सूर्य इसका केंद्र है, ना कि पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक विस्फोटक साधनों को परीक्षण किया जाता है। साधनों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो पोखरण में। और पहला परीक्षण कहाँ किया गया, कब किया गया था? सन 1974 में। 1974 सन 1974 में किया गया था, 18 मई को। 18 मई 1974 को किया गया था और उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे आप जरूर याद रखें, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G का अर्थ क्या होता है? तो G का अर्थ होता है जनरेशन। जनरेशन। 2G में G का अर्थ होता है जनरेशन। इसी तरह 3G और 4G में भी G का अर्थ जनरेशन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो हॉर्न का आविष्कार किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑटो हॉर्न ने एटम बम का आविष्कार किया था। ऑटो हॉर्न ने एटम बम का आविष्कार किया था। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? चलिए यहाँ टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड ने किया था। एक्स किरणों का आविष्कार रोंटगन ने किया था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्रे डेवी ने किया था। हम्फ्रे डेवी ने किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? जमीन से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो त्रिशूल आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिशूल वो प्रक्षेपास्त्र है जो भूमि से वायु में मार कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो MCF का मुख्यालय हसन, कर्नाटक में है। MCF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो MCF का फुल फॉर्म है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। इसीलिए बर्फ हमेशा पानी में तैरती रहती है। एक क्वेश्चन ये भी हमेशा पूछा जाता है कि यदि एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है तो उसका कितना भाग पानी से बाहर रहेगा? तो 1 भाग, 10 में से 1 भाग पानी से बाहर रहेगा उसका। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस में लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है। जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है तब उसमें टूट फूट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व। पिक्नोमीटर का उपयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या जिसे सॉलिड CO2 कहते हैं, उसी को हम सूखी बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाला वह कौन सी तकनीक है जिसे प्रतिबिंब में दूसरे में बदला जा सकता है? यहाँ क्लोनिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो होता है आकृतिक निरूपण या जिसे सामान्य शब्दों में क्लोनिंग कह सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पहला क्लोन किसका बनाया गया था? तो 5 जुलाई 1996 को एक भेड़ जिसका नाम था डॉली नाम की भेड़ की क्लोनिंग की गई थी और यही पहला क्लोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। S चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो खगोल भौतिकी। S चंद्रशेखर का नाम खगोल भौतिकी के लिए जाना जाता है और इनको सन 1983 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सन 1983 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो ऑटो चक्र पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पे निर्धारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मैंने अभी बताया आपको, प्रोफेसर S चंद्रशेखर जी को खगोल विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटरों में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके कारण हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल की खोज किसने की थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कण है जो परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो मेरॉन। मेरॉन परमाणु से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो गामा किरणों से। गामा किरणों से अधिकतम जैविक क्षति होती है। और गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो विमान वाहक पोत है INS विराट। INS विराट एक विमान वाहक पोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार आर्विल राइट और विल्बर राइट ने वायुयान का आविष्कार किया था। आप हमें बताएंगे कमेंट में लिख के कि माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था? माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था? बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और फिर इन्होंने ही नोबेल प्राइज़ की स्थापना की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E = mc²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो सौर बैटरियों में सिलिकॉन उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीके का आविष्कार किसने किया है? तो सर एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। सर एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार सर्जरी की थी। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये आप याद रखें क्रिश्चियन बर्नार्ड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप स्फटिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? तो ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन है उसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया। J.L. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ था तो अफ्रीका के नील नदी के निकट। अफ्रीका में नील नदी के निकट। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? तो डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे है वो एक स्तनधारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? तो लंगूर एक कपि नहीं है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और हमेशा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लंगूर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि भालू है। भालू और पांडा दोनों ही एक ही कुल के सदस्य हैं, भालू और पांडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? मीज़ोइक सरीसृप थे, मीज़ोइक सरीसृप थे डायनासोर, मीज़ोइक सरीसृप थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जंतु हाल ही में विलुप्त हुआ है? तो डोडो। डोडो एक पक्षी है जो हाल ही में विलुप्त हो गया है मॉरिशस से। मॉरिशस में ये पाया जाता था, मॉरिशस। चलिए यहाँ हमारा 200 क्वेश्चन पूरा होता है। ये सीरीज़ इसी तरह 1000 क्वेश्चन जब तक नहीं ख़त्म हो जाएंगे चलती रहेगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई समस्या है या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कमेंट में पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।